कल हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी। अक्षांश रेखाओं के आधार पर अब और क्या विशेषता है देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की अक्षांशीय स्थिति के आधार पर। अपसौर उपसौर के बाद में यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये पृथ्वी के ऊपर मध्य पूर्व से पश्चिम दिशा में कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा पर हमने सुना है आपने कई बार कि लगभग सूर्य वर्ष भर कहाँ पर चमकता है? भूमध्य रेखा पर। वर्ष भर सूर्य कहाँ पर चमकता है? भूमध्य रेखा पर। उसके बाद में उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही तो क्या है? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा ने पृथ्वी के 2 अर्ध पार्ट बनाए। उत्तर दिशा में है ये उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे है ये दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ही कौन सी है? कर्क रेखा। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाएगी? मकर रेखा। ये 3 प्रधान अक्षांश हैं। 0 डिग्री अक्षांश तो क्या है? भूमध्य। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है? कर्क। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या है? मकर रेखा। ठीक है ना? ये 3 प्रधान अक्षांश हैं। वर्ष भर सूर्य लगभग भूमध्य रेखा पर चमकता है, लेकिन सूर्य एक वर्ष में कभी कर्क रेखा पर कभी मकर रेखा पर। अब देखते हैं इस चित्र के अनुसार, तो यहाँ पर सूर्य चमक रहा है और यहाँ से सूर्य का प्रकाश निकलकर दोनों गोलार्धों में समान पहुँच रहा है। अर्थात इस स्थिति में जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, उस स्थिति में सूर्य का प्रकाश दोनों गोलार्धों में बराबर पहुंचता है। अब जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, उस स्थिति को विषुव कहते हैं। ज्योग्राफी में एक शब्द है विषुव। क्या है? तो सूर्य का भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकना ही कहलाता है विषुव। अब एक वर्ष में सूर्य भूमध्य रेखा पर 2 बार सीधा चमकता है, और वो कब कब चमकता है? 21 मार्च व 23 सितंबर को। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, अर्थात विषुव होता है। एक वर्ष में 2 विषुव हो गए, एक 21 मार्च का, एक 23 सितंबर का। 21 मार्च के दिन अर्थात मार्च के महीने में बसंत ऋतु होती है, तो 21 मार्च का नाम हो गया बसंत विषुव। बसंत विषुव कब हुआ? 21 मार्च। उसके बाद में देखते हैं सितंबर माह में शरद ऋतु आ जाती है, तो इसे नाम दे देंगे शरद विषुव। एक वर्ष में कितने विषुव हुए? 2। सबसे पहले ये देखो कि विषुव कितने हैं? 2। विषुव क्या होता है? सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकना ही विषुव होता है। एक वर्ष में सूर्य भूमध्य रेखा पर 2 बार सीधा चमकता है, 21 मार्च व 23 सितंबर को। इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या होगी? बराबर। तो पृथ्वी पर संपूर्ण दिन रात की अवधि बराबर कब होती है? 21 मार्च व 23 सितंबर को, क्योंकि इस स्थिति में विषुव हो रहा है, और विषुव का अर्थ है सूर्य का भूमध्य रेखा पर चमकना। देखना, भारत कर्क रेखा पर है। अब मार्च के महीने में और सितंबर माह में लगभग सूर्य भारत से दोनों माह में बराबर दूरी पर है। यहाँ पर इंडिया मिलता है कर्क रेखा पर, और इस कर्क रेखा पर भारत की लोकेशन ये बनती है। तो मार्च में और सितंबर माह में सूर्य भारत से बराबर दूरी पर है, न तो अत्यधिक नज़दीक है न ही ज़्यादा दूर। तो समान मौसम जलवायु रहती है, न गर्मी और न सर्दी। अब मार्च के बाद में क्या होता है? धीरे धीरे हमारे यहाँ गर्मी बढ़ने लगती है। इसका कारण है सूर्य धीरे धीरे भारत की ओर जा रहा। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद
मई के बाद में जून, और 21 जून को सूर्य कहाँ पहुँच जाता है? कर्क रेखा पर। 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पर पहुँच जाता है। इस स्थिति को ही क्या कहते हैं? संक्रांति। ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन और बना, संक्रांति क्या है? संक्रांति का मतलब है सूर्य का उत्तरायण व दक्षिणायन होना। सूर्य का उत्तरायण व दक्षिणायन होना। उत्तरायण का मतलब है सूर्य कर्क रेखा पर, दक्षिणायन का मतलब है सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, उसे ही क्या कहते हैं? संक्रांति। सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकना और दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकना। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य का सीधा चमकना ही क्या कहलाता है? संक्रांति। अब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा, इसे नाम मिलेगा कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति का अर्थ है सूर्य का उत्तरायण होना, अर्थात भूमध्य रेखा पर चमकना। अब देखिए, इस लोकेशन में जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ता है और सबसे बड़ा दिन क्या है? 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध में हम देखेंगे 21 जून के दिन सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंच रहा है, तो यहाँ सर्दी की ऋतु हो जाएगी। 21 जून का दिन सबसे छोटा दिन हो जाएगी। कारण यह है सूर्य का प्रकाश कम पहुंचेगा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर, तो यहाँ सर्दी की ऋतु हो जाएगी, यहाँ ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा भी है। अब देखिए, 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, फिर 3 माह में सूर्य कहाँ आ गया? वापिस भूमध्य रेखा पर आ गया। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पहुँच जाएगा? मकर रेखा पर। अब यहाँ पर सूर्य चमक रहा है, कब चमक रहा है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुँच गया, इसे नाम मिल जाएगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कब होती है ज्योग्राफी में? 22 दिसंबर को। वैसे मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है कब? 14 जनवरी। वो भारत का एक त्यौहार है जो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश माना जाता है, लेकिन ज्योग्राफी में मकर संक्रांति का मतलब है सूर्य का किस पर चमकना? मकर रेखा पर सीधा चमकना, और वो 22 दिसंबर को होता है। इस दिसंबर माह में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है और सबसे बड़ा दिन हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का 22 दिसंबर। लेकिन यही 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो जाएगा। दिसंबर माह में, जनवरी माह में सूर्य भारत से काफ़ी दूरी पर है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध से दूर है, तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु हो जाएगी, यहाँ ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। 22 दिसंबर का दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो जाएगा। पूरी पृथ्वी पर कोई एक दिन वर्ष में बड़ा नहीं है, कोई एक दिन छोटा नहीं है, लेकिन हमारे लिए पृथ्वी क्या है? हमारा देश। और भारत के लिए सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। और सबसे छोटा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। अन्यथा पूरी पृथ्वी पर कोई एक दिन बड़ा नहीं है, कोई एक दिन छोटा नहीं है। लेकिन एग्जाम में यदि पूछा जाए सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो क्या मानना है? 21 जून, क्योंकि हमारे लिए तो संसार ही क्या है? भारत। और सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध का ये बड़ा भी है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च व 23 सितंबर को। ओके, लिख लिया या अलग अलग से लिखोगे? अब लिखो, जैसी तुम्हारी आदत है वैसे लिखना शुरू करो। विषु, एक शब्द लिखिएगा विषु, और विषु में लिखो सूर्य का भूमध्य रेखा पर। किस पर? भूमध्य रेखा पर।
सूर्य का भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना विषुव कहलाता है। सूर्य का भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना विषुव कहलाता है। सीधा चमकना विषुव कहलाता है। लिखो, एक वर्ष में 2 बार, एक वर्ष में 2 बार सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को एक वर्ष में सूर्य भूमध्य रेखा पर 2 बार सीधा चमकता है, 21 मार्च व 23 सितंबर। अब लिखो बसंत विषुव। बसंत विषुव के आगे लिख लो 21 मार्च। बसंत विषुव 21 मार्च। फिर है शरद विषुव 23 सितंबर। शरद विषुव कब होगा? 23 सितंबर को। ओके। उसके बाद में लिखो संक्रांति। संक्रांति, और संक्रांति क्या होती है? लिखो, सूर्य का कर्क व मकर रेखा पर, सूर्य का कर्क व मकर रेखा पर सीधा चमकना, सीधा चमकना। सूर्य का कर्क व मकर रेखा पर सीधा चमकना। अब लिखोगे कर्क संक्रांति। कौन सी संक्रांति? कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति के आगे लिख लो सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना, सीधा चमकना। 21 जून। कौन सी जून? 21 जून। लिखो 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कोष्टक में भारत का सबसे बड़ा दिन है, का सबसे बड़ा दिन है, तथा दक्षिणी गोलार्ध का, तथा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है। अब लिखोगे मकर संक्रांति। कौन सी संक्रांति? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के आगे लिखेंगे 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर, मकर रेखा पर सीधा चमकता है, सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। फिर लिखो 22 दिसंबर का दिन। कौन सा दिन? 22 दिसंबर का दिन दक्षिणी गोलार्ध का। कौन से गोलार्ध का? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, तथा उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का कैसा दिन? सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। तो एक बार और देखिएगा, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर कब होती है? 21 मार्च व 23 सितंबर, अर्थात विषुव के दिन।
सबसे बड़ा दिन पूछे तो कौन सा? 21 जून। और सबसे छोटा पूछे हमारे लिए तो 22 दिसंबर। ओके, इतनी बात। अगला पॉइंट अपना शुरू होता है देशांतर रेखा। कल अक्षांश रेखा पढ़ी थी, आज कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा क्या होती हैं ये देखिएगा एक बार, क्या काम आती हैं, क्यों बनाई गई हैं, कुल देशांतर कितने हैं, ये सभी। देशांतर रेखा हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर, जबकि अक्षांश रेखा कहाँ से कहाँ थी? पूर्व से पश्चिम। ये पृथ्वी की बात करते हैं तो ये ही क्या था? उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही क्या था? उत्तरी ध्रुव है। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ही क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। अर्थात ये दो दिशा हो गई, उत्तरी और दक्षिण। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये पृथ्वी की पूर्व दिशा थी और ये पश्चिमी। अब पूर्व से पश्चिम दिशा में पृथ्वी पर जो रेखाएं थे हैं वो कौन सी हैं? अक्षांश। लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, तसल्ली रख अभिषेक, तसल्ली रख, उत्तर से दक्षिण तक हैं वो कौन सी होंगी? देशांतर। अब देशांतर रेखा जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती है। इनकी शर्त यही है, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाएंगी। ये जो सबसे पहले पृथ्वी के मध्य उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए जो रेखा दिख रही है पृथ्वी के मध्य, इसी का नाम क्या है? 0 डिग्री देशांतर। इसी का एक नाम और भी है ग्रीनविच रेखा। इसी का नाम है प्रधान यामियोत्तर रेखा। प्रधान यामियोत्तर रेखा, इसी का नाम है प्रधान समय रेखा। ये समय रेखा है, इसी को हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी इसी का नाम है, क्योंकि देशांतर रेखा किसी स्थान का समय निर्धारित करती है। जिस भी देश के मध्य से जो देशांतर गुजरती है उसी से उस देश का निश्चित समय लिया जाता है। अब विश्व का जो मानक समय होगा वो विश्व के मध्य से गुजरने वाली देशांतर से है, और विश्व के मध्य से कौन सी देशांतर है? 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा। इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा ग्रीनविच मैन टाइम, GMT टाइम जो बोलते हैं, ग्रीनविच मैन टाइम GMT, वो ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर से ही निश्चित है। किसी भी देश के समय की तुलना 0 डिग्री देशांतर से होगी। अब देखिएगा, इस 0 डिग्री देशांतर ने भी पृथ्वी के 2 अर्ध पार्ट बनाए, पूर्वी और पश्चिमी। अब पूर्वी देशांतर कहलाएगा। अब ये जो पार्ट बना ये सारा है पूर्वी देशांतर। अब इसमें जितनी भी देशांतर होंगी वो सब पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। पश्चिम में जितनी भी देशांतर होंगी वो पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। ओके, अब देशांतर रेखा कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अब 0 के बाद 1 शुरू होगा तो ये हो गई 1 डिग्री देशांतर रेखा। अब 0 के बाद इधर भी तो 1 डिग्री आएगी, ये भी है 1 डिग्री देशांतर। अंतर इतना है, ये 1 डिग्री पूर्वी, ये 1 डिग्री पश्चिमी। तो देशांतर 2 प्रकार की हुई, पूर्वी और पश्चिमी। अब ये एक गोलार्ध जो आपको दिख रहा है पूर्वी देशांतर में, इसमें ऐसे ये दोनों ओर ये रेखाएं बनती जाएंगी और ऐसे ग्लोब
पर देशांतर रेखाएं तैयार है। देशांतर की शर्त यही है, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाएंगी। ये समांतर रेखा नहीं है, अक्षांश रेखा समांतर रेखा है, उनके बीच की दूरी निश्चित है, बराबर है, लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं है, लेकिन लंबाई समान है। देशांतर रेखा लंबाई में बराबर होती हैं, लेकिन बीच की दूरी बराबर नहीं है। अक्षांश रेखा ऐसे बनी थी तो इनकी लंबाई समान नहीं है, लेकिन बीच की दूरी बराबर है 111 किलोमीटर। पृथ्वी मध्य में विस्तृत है, ध्रुवों की ओर चपटी होती जाती है। दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होगी, और दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी होगी? भूमध्य रेखा पर है 111.32 किलोमीटर। अब आप भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती चली जाएगी। ये ध्रुवों पर जाकर मिल रही है, इसी कारण दो देशांतरों के मध्य न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होगी 0, और सर्वाधिक कहां पर होगी? भूमध्य रेखा पर, और वो कितना है? 111.32 किलोमीटर। अब दो देशांतरों के बीच जो ये क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है, इसे ही क्या कहते हैं? गोरे या गोर। गोरे या गोर क्या है? दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्रफल। देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है? गोर या गोरे। एक बार और देख लीजिएगा, ये समांतर रेखा नहीं है, लेकिन लंबाई बराबर होती। ये मार्कर एक पृथ्वी का ही तो रूप है, गोल वर्ताकार। अब यहां से एक देशांतर आप बनाओगे और ये दक्षिणी ध्रुव तक गई, अब दूसरी बनेगी, वो भी तो लंबाई में बराबर आएगी, लेकिन ध्रुवों पर जाने पर बीच की दूरी कम हो जाती है। इतना आप याद रखेंगे। अब देखो, यहां से यहां तक आप चलोगे तो 180 देशांतर, यहां से यहां तक चलेंगे तो मान लेते हैं एक बार 180 देशांतर। कुल देशांतरों की संख्या कितनी हुई? 360। कल आपने अक्षांश पढ़ी, उसमें भी दो गोलार्ध बने, ये 0 डिग्री अक्षांश आई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एक गोलार्ध में 90 अक्षांश थी, तो दूसरे में भी कितनी थी? 90। 90 प्लस 90 कितनी हुई? और एक थी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, तो कुल अक्षांश एक को और प्लस कर दिया तो कितनी बनी? 181। यहां इस 0 डिग्री देशांतर को प्लस करके 361 मत कर देना, क्योंकि ग्लोब रूपी पृथ्वी का ये एक हिस्सा ही तो आपको दिख रहा है, इसी के जस्ट विपरीत भी तो है। अब आप इस पलाई को उठाकर अगर पीछे की तरफ फोल्ड करोगे तो ये आपने मानी थी 180, ये मानी थी 180। पृथ्वी गोल तो तभी होगी जब ये दोनों मिलेंगी, और ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगी कि नहीं? तो 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी दो देशांतर अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही देशांतर रेखा है, लेकिन इस बोर्ड पर देखने में तुम्हें दो दिखाई दे रही है। अब इसको आप फोल्ड करोगे पीछे की साइड में तो दोनों मिलकर एक होंगी कि नहीं? और ये जस्ट किसके विपरीत जाएगी? 0 डिग्री देशांतर के जस्ट विपरीत जाएगी कि नहीं? तो जो 0 डिग्री देशांतर दिख रहा है जस्ट विपरीत ग्लोब पर, यही 180 डिग्री देशांतर है। लेकिन एक बार समझने के लिए मान लिया 180 इधर और 180 इधर, लेकिन इसको अलग से काउंटिंग क्यों नहीं किया, ये समझ गए ना? यही 0 डिग्री देशांतर पीछे की साइड में 180 डिग्री देशांतर होगी, इसी कारण कुल देशांतरों की संख्या 360। पृथ्वी एक पूर्ण वर्त है कि नहीं? और पूर्ण वर्त कितने डिग्री का होता है?
एक पूर्ण वर्त कितने डिग्री कोण का होता है? 360 डिग्री का। तो ये पृथ्वी एक पूर्ण वर्त है कि नहीं? और इस पृथ्वी पर पूर्ण वर्त पर कुल कितने देशांतर हैं? 360। इस बात का मतलब ये हुआ 1 डिग्री देशांतर रेखा 1 डिग्री कोण को दर्शा रही है। अब पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में, परिभ्रमण करने में, जिससे दिन रात बनते हैं, कितना समय लगा था? 24 घंटे। ठीक है, मानते हैं हम। अब पृथ्वी जब 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है तो कितने डिग्री देशांतर घूम लेगी ये? 360 डिग्री देशांतर, अर्थात 360 डिग्री कोण पर घूम लेगी कि नहीं? तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगे, दिन रात बने, तो पृथ्वी को 360 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? 24 घंटे, अर्थात 360 डिग्री कोण पर घूमने में, अरे 1 डिग्री देशांतर 1 डिग्री कोण को दर्शा रही है, तो ऐसे 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगे। तो एक देशांतर रेखा घूमने में कितना समय लगा? अरे पृथ्वी को 360 डिग्री देशांतर घूमने में 24 घंटे लगे, तो 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगा? और वो समय लगा 4 मिनट का। क्यों लगा? क्योंकि 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे, अब 24 घंटे के आप मिनट बनाओगे तो कितने बनेंगे? 1440 मिनट। अर्थात पृथ्वी को 360 देशांतर रेखा घूमने में घंटे तो लगे 24 और मिनट लगी 1440। अब 1440 मिनट में 360 डिग्री देशांतर पर घूमती है, तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगा? अब क्या करोगे? 1440 में किसका भाग दोगे? 360 का, और ये भाग दिया तो कितना आया? 4 मिनट। पृथ्वी को 1 देशांतर घूमने में 4 मिनट लगती हैं, तो बताओ पृथ्वी को 360 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? अब 360 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? 1444 मिनट। अब समझ में आ गई ये बात? 360 डिग्री देशांतर घूमने में 24 घंटे अर्थात 1440 मिनट लगते हैं, तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। याद आपको ये रखना है कि 2 देशांतरों के मध्य समय में कितना अंतराल है? 4 मिनट का। अब देखो, ये पृथ्वी का पूर्वी देशांतर है, ये पृथ्वी का पश्चिमी देशांतर है, इधर भी 180, इधर भी 180। 180 देशांतर घूमने में 6 घंटे 12 घंटे लगेंगे कि नहीं? और इधर भी 180 घूमने में 12 घंटे, दोनों मिलाकर 24 घंटे हो गए। अब 12 घंटे, 24 घंटे में 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। दिन का समय आगे, रात का समय पीछे। अब सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में चमकता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमेगी, तो पहले पूर्वी भाग ही तो जाएगा, अर्थात दिन होगा इस पर। तो ये 12 घंटे दिन के, ये 12 घंटे मान लो रात के। दिन का समय आगे है, तो पूर्वी देशांतरों में प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय बढ़ेगा और पश्चिमी देशांतरों में प्रत्येक देशांतर 4 मिनट समय कम होगा। किसमें घटेगा और बढ़ेगा? ग्रीनविच समय में, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा तो यही है। किसी भी देश का समय उसके मध्य से निकलने वाली देशांतर से लिया जाता है, तो विश्व का मानक समय कहाँ से लिया जाएगा? विश्व के मध्य से गुजरने वाली से, और वो क्या है? 0 डिग्री देशांतर। अब किसी भी देश के समय की तुलना ग्रीनविच समय से होगी। याद ये रखना है, अंतर तो प्रत्येक देशांतर पर चाहे पश्चिमी हो या पूर्वी 4 मिनट का, लेकिन पूर्वी देशांतरों में प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय प्लस होता जाएगा ग्रीनविच समय में,
और पश्चिमी देशांतरों में प्रत्येक देशांतर 4 मिनट समय कम होता जाएगा ग्रीनविच समय। जैसे ग्रीनविच समय पर दोपहर के 12 बजे हैं ना, तो बताओ 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। इसमें अब 4 मिनट प्लस कर दो, 12:04, तो वहीं ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। अब 4 मिनट माइनस कर दो, 11:56। ठीक है, इतनी बात। इसी प्रकार से हर एक देश का समय अलग अलग होगा। अब इसमें बात करते हैं, देशांतर रेखाओं को भी डिग्री, मिनट व सेकंड में बांटा गया है। एक देशांतर में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, अक्षांश की तरह ही। इनके पॉइंट ये 100 तक नहीं चलेंगे, 60 तक। ठीक है, इतनी बात। अब आगे इसमें बात करते हैं, तो हर देश का समय अलग अलग है। संपूर्ण विश्व के समय को 24 समय जोनों में बांटा है, यानी विश्व में कुल समय जोन कितने हैं? कुल समय जोन है 24। सर्वाधिक समय जोन किस देश में है? सर्वाधिक समय जोन फ्रांस में है 12। उसके बाद किस में है? रूस में 9। मार्च 2010 से पहले रूस में 11 थे, 2 कम कर दिए, तो वर्तमान में कितने बचे? उसके बाद अमेरिका में है कितने? 7। उसके बाद में कनाडा में कितने हैं? 6। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में समय जोन कितने हैं? 3। ये सर्वाधिक समय जोनों वाले देश हैं। फ्रांस और रूस याद रखिएगा। जिस देश से जितनी अधिक देशांतर गुजरेंगी, उस देश से उतने ही अधिक समय जोन बन जाते हैं, क्योंकि देशांतर रेखाएं 4 भारत से तो लगभग 29 देशांतर गुजरती हैं। 68 डिग्री, 7 से 97 डिग्री, 25, यही तो है देशांतरीय विस्तार। और 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट, तो 29 गुणा 4 116 मिनट आई कि नहीं। तो भारत में तो पूर्व से पश्चिम समय में डिफरेंस है, वो लगभग 2 घंटे का है। लेकिन वो देश जिसके एक हिस्से में दिन है तो दूसरे में रात, वहाँ एक समय जोन से काम नहीं चलता, वहाँ एक से अधिक समय जोन बनाने पड़ते। अब सर्वाधिक समय जोन फ्रांस 12, रूस वर्तमान में 9, अन्यथा पहले 11 थे। अमेरिका में 7, कनाडा में 6 और ऑस्ट्रेलिया में 3। अब भारत में तो एक ही समय जोन है, और वो कल की क्लास में पढ़ेंगे कहाँ से क्या भारत का समय है। ओके।